तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म हो चला है। विरोधी नेताओं के बीच जुबानी जंग अब तेज हो रही है और इसी के मद्देनजर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। स्वतंत्र देव ने प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे को ड्रामा बताया है। बता दें कि प्रियंका गांधी का 10 सितंबर से लखनऊ दौरा है। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कई बैठकें करेंगी। वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आज मंदिर जा रहे हैं। नेहरू जी ने राम मंदिर पर क्या बोला था सबको पता है। इंदिरा गांधी ने संतों पर गोली चलवाई थी। सोनिया ने कहा था कि राम सेतु नहीं है। इन्होंने भगवान राम को नकारा। जनता परिपक्व है और जनता जानती है कि कौन नेतृत्व कर सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुरानी राह पर लाने के प्रयास में लगी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार देर शाम से लखनऊ के दौरे पर रहेंगी। प्रियंका गांधी लखनऊ में 2 दिन तक पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की चुनाव को लेकर सारी तैयारियों का जायजा लेंगी और इसके साथ ही प्रदेश में मौजूदा सियासी और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मिशन 2022 को लेकर रणनीति भी बनाएंगी। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने चुनावी पंडितों को निशाने पर ले लिया। लल्लू ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग पार्टी को कमजोर समझ रहे हैं वे किसी एजेंडा के तहत ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो चुनावी पंडित कांग्रेस की ताकत को नहीं जानते हैं वे गलतफहमी में हैं। लखनऊ में आज पार्टी की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कांग्रेस की जमीनी हकीकत के बारे में कुछ नहीं पता है। इस बार बीजेपी के खिलाफ सपा बसपा नहीं बल्कि कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्यों आखिर अब स्वतंत्र देव सिंह ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा है। तो यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले सियासी माहौल जो है वो गर्म हो रहा है। तमाम नेताओं के बीच जो विरोधी नेता हैं उनके बीच जुबानी जंग जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है और इसी के मद्देनजर स्वतंत्र देव सिंह जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है, जुबानी वार किया है। उन्होंने प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे को ड्रामा बताया है। स्वतंत्र देव सिंह ने प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे को ड्रामा बताया है और आज शाम लखनऊ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हैं वो पहुंच रही हैं और इसके बाद 2 दिनों तक उनका जो है पार्टी नेताओं के साथ बैठक होगी, रणनीति बनाएगी आगामी चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा। तो ये यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इसी को लेकर सियासी माहौल में गर्माहट देखी जा रही है और आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार का दौर जो है वो सामने आ रहा है। तमाम जो विरोधी नेता हैं वो जुबानी जंग उनकी तेज हो गई है। वहीं यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने चुनावी पंडितों पर निशाना साधा है और चुनावी पंडितों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एजेंडा के तहत कांग्रेस को कमजोर बताया जा रहा है। ये यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू ने पलटवार किया है। इस बार बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है, ये लल्लू ने कहा है। और वहीं लोगों को कांग्रेस की जमीनी तैयारी के बारे में कुछ पता नहीं है, ये अजय लल्लू ने पलटवार करते हुए कहा है और इसीलिए उनको लोग जो है वो गलतफहमी में है, चुनावी पंडित गलतफहमी में है। ये बात अजय कुमार लल्लू की तरफ से की गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर एएनबी न्यूज के क्या कुछ सवाल हैं, आइए आपको उससे रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले तो स्वतंत्र देव का ड्रामा वाला बयान जो है वो कितना सही है, सबसे पहला सवाल एएनबी न्यूज ये पूछता है। वहीं प्रियंका गांधी क्या यूपी कांग्रेस में जान फूंक पाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। साथ ही कांग्रेस क्या अपना 32 साल का सूखा जो यूपी में उसका हो गया है वो खत्म कर पाएगी। और इसी के साथ कांग्रेस की एकला चलो की नीति में कितना दम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं बल्कि अकेले ही चुनाव लड़ेगी। और क्या कांग्रेस को कमजोर बताने का एजेंडा वाकई में चलाया जा रहा है, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष लल्लू कह रहे हैं। क्या प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस में जान फूंक पाएंगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और 32 साल का करीब सूखा कांग्रेस पार्टी के लिए यूपी में हो गया है, वो क्या प्रियंका गांधी खत्म कर पाएंगी।
तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़ गए हैं। आइए आपका परिचय उनसे करवा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अश्विनी शाही और केवल ढींगरा जी आप दोनों का एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं अश्विनी शाही जी, आपको क्यों लग रहा है ये सियासी ड्रामा? आपकी पार्टी का कोई राष्ट्रीय नेता अगर यूपी में चुनाव करने के लिए आता है तो वो तो ठीक है, वो उसका चुनावी दौरा है, लेकिन विपक्षी पार्टी का कोई नेता आ रहा है तो वो ड्रामा है। पवन जी देखिए, ड्रामा जो है और सियासी पर्यटन जो है, आप ज्यादा दिन नहीं, 2 साल का ही निकाल कर देख लीजिए कितनी उनकी यात्राएं हुई हैं यहाँ। अगर वो लखनऊ आई हैं अपने कार्यकर्ताओं में जानपुर, जबकि उनका इंटरनल मामला है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई रेगुलर आता है और यहाँ पर अगर उनको कांग्रेस की तरफ से उनको यहाँ पर डिप्यूट किया गया है कि आप कार्यकर्ताओं में जोश भरिए, आप नेता हैं यहाँ की, और उसके बाद भी वो हर 6 महीने 8 महीने 13 महीने बाद वो दौरा करें, तो ये किसी भी दल नहीं, किसी भी पूरे 23 करोड़ जनता के दिमाग में नहीं उतरेगा कि वो क्या राजनीति करने आती हैं या सियासी टूरिज्म पर आती हैं। तो ये हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, ठीक कहा है, वो प्रदेश अध्यक्ष जी ने वो ठीक कहा है कि वो सियासी टूरिज्म पर है, उन लोगों का ड्रामा है। देखिए, एक जो कि जनता के सरोकार के मुद्दे उठाते हैं, पूरे प्रदेश में एक संवेदना का मुद्दा था, हाथरस का, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भाई और बहन हंसते खिलखिलाते हुए चले आ रहे थे। उनको क्या है कि वो किसी संवेदना से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, कांग्रेस पार्टी मर चुकी है। पवन जी, 269 सीटें हुआ करती थी इनकी 85 में, और आज 7 सीटें रह गई हैं, जबकि पिछले चुनाव में सपा के साथ इन्होंने गठबंधन किया, 100 से ऊपर सीट इनको दिया गया था। 105 सीटों में 7 सीटें जीतने वाली पार्टी आज क्या हाशिए पर है। उसके नेता 6 महीने बाद आते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि आपके नेता आते हैं, हमारे नेताओं का इतिहास देख लीजिए, हर महीने में 3 बार कोई ना कोई राष्ट्रीय नेता यहाँ रहता है। ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है कांग्रेस की। गांधी परिवार माइनस खत्म। सीताराम केसरी जी को अध्यक्ष बनाया गया, किस तरीके से उठा के फेंका गया आपने देखा। नरसिम्हा राव जी का उनके देहांत के बाद उनकी लाश कहां पर ले जाकर, पार्थिव शरीर कहां पर ले जाया गया, ये आप देखिए। ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कांग्रेस, जहां पर सोनिया गांधी और गांधी परिवार, जो कि नाम इन लोगों ने उधार लिया था, वो परिवार जो है सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है, इसके बाहर का कोई नहीं आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी में देखिए कितने लोग आते हैं, कभी होतबोले जी चले आ रहे हैं, कभी जो है अपना प्रधान जी चले आ रहे हैं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चले आ रहे हैं, कभी गृह मंत्री जी आ रहे हैं, हर आदमी आता है यहाँ। इसको हम, वो राजनीतिक टूरिज्म पे नहीं आते हैं, वो आते हैं कार्यक्रम पर। राजनीतिक कार्यक्रम और राजनीतिक टूरिज्म में बहुत बड़ा फर्क है। अश्विनी शाही जी, आपने कहा पिछले 2 साल का कार्यक्रम उठा के देख लीजिए, क्योंकि आमतौर पर ओपनिंग रिमार्क में मैं टोका टाकी नहीं करता हूं। 2 साल तो सर कोरोना ही चलता रहा होते हुए हो गया है। अब कोरोना काल में अगर आते तब भी आप यही कहते कि कोरोना काल में ये आके एक तरीके से यहाँ पर राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, महामारी में तब भी आप आलोचना करते। जी, उन्होंने किया नहीं, क्या कोरोना में इन लोगों ने जहां जहां ड्रामा किया देखा, सब जगह देखा गया है। प्रदेश की जनता के साथ किया, जनता के लिए किया क्या इन लोगों ने? कोरोना काल में स्कूटर के नंबर वाली बसें दे दी गई। इनके एक जो आज जो है ब्राह्मण और सवर्णों का नाम लेती है कांग्रेस पार्टी, इनके एक प्रदेश सचिव जो है कहते हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी को ये सवर्ण विरोधी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाते हैं। यही तो इनका चाल चरित्र चेहरा है। इन लोगों ने कोरोना में क्या किया? कोरोना में तो इन लोगों ने पूरा ड्रामा किया है भाई साहब। अश्विनी शाही जी, आपको कांग्रेस पार्टी के यूपी में आने से लग रहा है कि आपके समीकरण बिगड़ जाएंगे, इसीलिए जो 1000 बसों का उन्होंने ऐलान किया था, आपने उनकी बसों को स्वीकार नहीं किया। आप कह रहे हैं कि कुछ उसमें स्कूटर के नंबर थे, चलिए मान लेते हैं, अगर उसमें से 100 बसें भी ठीक थी तो वही ले जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं ली गई। पवन जी, बहुत अच्छा सवाल। इसी में मैं कह रहा हूँ, जो 1000 बसें मान लीजिए इन लोगों ने खड़ा भी कर लिया था, वही बगल में जयपुर है, ज्यादा दूर नहीं है, वहां कम से कम 1000 बिहार के मजदूर फंसे हुए थे। इनकी सरकार थी, क्यों ने उनको पहले वहां भेजने का काम किया? ये ड्रामा करके बसें खड़ी करके गिनती करवाने का ड्रामा क्यों कर रहे थे लोग?
जयपुर से उठाकर और बिहार भेजना था उनको, पहले वो कार्यक्रम करना चाहिए था। तो ये इसको ड्रामा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है, केवल ढींगरा जी, तमाम आरोप उन्होंने लगाए, क्या कहेंगे आप? और साथ ही राहुल गांधी को लेकर उन्होंने भगवान राम को लेकर भी बयान दिया है, और भी बातें कही हैं जिसमें धार्मिक चीजें हैं। आज राहुल गांधी जी वैष्णो देवी की यात्रा पर हैं, क्या कहेंगे? असली में बात ये है कि बीजेपी का एक ही एजेंडा है। इनका एजेंडा है लोगों को आपस में धर्मों के हिसाब से और लोगों को आपस में जातियों के हिसाब से बांटा जाए। जिस तरह से 7 साल के अंदर सिर्फ धर्मों के हिसाब से बांटने के हिसाब से बीजेपी अपना काम करती रही, अब लोग सब कुछ समझ गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एजेंडे भी समझ गए, मोदी सरकार की सारी बातें भी समझ गई, और 2019 के बाद लोगों ने इनको जवाब देना भी शुरू कर दिया। इनको जवाब में आप देखिए, 2019 के बाद इनकी स्टेटें इनके हाथ से जाने लग गई हैं अब, और इन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है। अब इन्होंने मोदी का जो मुखौटा था वो भी उतार दिया है, क्योंकि पहले तो जितने चुनाव हुए 7 साल के अंदर वो सारे मोदी के मुखौटे पे हुए, और अब जो अगले साल जो चुनाव होने जा रहे हैं वो मोदी के मुखौटे पे नहीं हो रहे, वो योगी जो है उनके फेस पे चुनाव होगा। और जहां तक दूसरी बात है कि कांग्रेस की बात है कि प्रियंका गांधी जी दौरे कर रही है, तो वो तो दौरे करेंगी, वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है वहां की। हमारे जो अध्यक्ष है अजय कुमार जी, वो अपना काम बखूबी जो है यूपी के अंदर काम कर रहे हैं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो आप लोगों को विकास चाहिए या आप लोगों को धर्मों जातियों में बांटकर आप लोगों को सिर्फ जो है आज तक जो बीजेपी ने काम किया है वो चलेगा, ये दोनों में फर्क है। और लोग अब समझने लग गए कि ये जो इन्होंने जो सारे देश के अंदर जो आपस में धार्मिक लोगों को आपस में धर्म के हिसाब से बांटा था, अब वो लोग सभी इकट्ठे होने लग गए। और आप ये देखिए, उसका किसान बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी जो हाल ही में किसान की रैली हुई, उस रैली के अंदर उनका एक ही नारा था और क्लियर वर्ड में उन्होंने ये कहा कि हम लोग आपस में बटेंगे नहीं। अब जो बीजेपी ने हमें मूर्ख बनाया है, हम अब सब इकट्ठे होके एक ही तौर पे जो है बीजेपी के अगेंस्ट चलेंगे, बीजेपी को वोट नहीं डलने देंगे। तो ये सीधा एजेंडा है लोगों का, ये कांग्रेस का नहीं है, ये लोगों का एजेंडा है कि इस बीजेपी को बाहर किया जाए। कि इन्होंने अभी तक जो जितना 7 साल में लोगों का नुकसान किया है, जितने हमारे सारे एसेट थे देश के वो सारे बेचने लग गए, तो ये सारी चीज को ठीक किया जाए और इन बीजेपी पार्टी को यूपी से बाहर किया जाए। ठीक है, केवल ढींगरा जी, आपने 2 बातें कही। पहले तो आपने कहा कि मोदी के बाद अब योगी के ऊपर चुनाव होने लगा है, तो पहली चीज तो यह है कि चलिए उनके पास एक सेकंड पार्टी जो है वो लीडरशिप खड़ी हो गई है। आपके यहाँ तो राहुल गांधी के बाद कोई दूसरा अध्यक्ष तक नहीं ढूंढने को मिल रहा, पहली चीज। दूसरी, आपने कहा कि ये लोग जो है वो जातियों को धर्मों में बांटने की राजनीति करते हैं, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मुस्लिमों का इस देश के संसाधनों पर पहला हक है। नहीं, देखिए, कांग्रेस का एक नारा है, कांग्रेस की एक सोच है, और लोगों के साथ जुड़ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध सभी हैं भाई भाई, हम सब लोगों को इकट्ठा लेके चलते हैं। ये लोग धार्मिक आधार पे लोगों को बांट के ये वो राजनीति करते हैं। इन्होंने आज तक 7 साल की इनकी राजनीति धर्मों के आधार पे बांटने की थी, कांग्रेस की सबको इकट्ठा लेके चलने की है। मनमोहन सिंह जी ने अगर मुस्लिम को ये कहा तो उन्होंने हिंदुओं को भी ये कहा, अगर उन्होंने हिंदुओं को ये कहा तो उन्होंने जो दूसरी कास्टें हैं, सिख हैं, ईसाई हैं हमारे भाई, और जो बाकी के सारे लोग हैं, सभी लोगों के लिए ये कहा कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं आपस में भाई भाई। हम लोग किसी को तोड़ के, जातियों को तोड़ के कांग्रेस कभी काम नहीं करती है, विकास के मुद्दे पे काम करती है। जो 70 साल का विकास था वो कांग्रेस के टाइम था, और 7 साल का विकास, वो सारे विकास को जो किए हुए सारे काम थे उनको बेचने का है इनका, बीजेपी का। और आप ये देखिए कितने चीजें बिक गई और कितने बिकने पे लगी हुई है, ये लोगों को अब समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन और राहुल गांधी के बाद दूसरा और कोई क्यों नहीं मिल रहा
क्या गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस की कमान किसी और को नहीं सौंपी जा सकती? आपने जो कहा कि मोदी के बाद अब योगी के चेहरे पर चुनाव होने लगे हैं, ये तो उनकी पार्टी की सफलता एक तरीके से कही जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का वहम है। आप ये देखिए, जब से देश आजाद हुआ हमारे कितने ही प्रधानमंत्री आए, सभी गांधी फैमिली से नहीं थे। और इनको सोचना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी जो थे वो गांधी फैमिली से नहीं थे, वो प्रधानमंत्री थे देश के। और इसी तरह से पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस के, बहुत सारे प्रधानमंत्री जो है वो कांग्रेस गांधी फैमिली से नहीं थे। इनको बुखार है गांधी फैमिली से। इनका टेम्परेचर जो है जिस समय हमारी सरकार बनेगी वो भी उतर जाएगा। ठीक है अश्विनी शाही जी, दो आरोप आपके ऊपर। एक तो ये कि आप धार्मिक जातियों में, धर्म जाति में बांटकर आप इस तरीके से देखते हैं, वो कह रहे थे। और दूसरा, अब आप बता रहे हैं इनका कि आप देश बेच रहे हैं, जो कुछ 70 साल में कांग्रेस ने बनाया वो आप बेच रहे हैं। वही है, और मैंने पहले भी कहा कि 269 से 7 सीटों पर सिमटी है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे नहीं सिमटी है कांग्रेस। अभी हमारे धींगरा साहब बड़े सफाई से उस चीज को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर कर ले गए। लेकिन आपने जो बताया, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस देश साधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। उसके बाद आई धर्मों की राजनीति। आज तक इनके नेता राहुल गांधी जी को यही नहीं पता है वो किस धर्म के हैं, किस धर्म के हैं यही नहीं पता है। कभी जाते हैं साउथ में तो धोती पहन लेते हैं और शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, तो वहां पर वो अपना गोत्र बताना शुरू कर देते हैं। कभी अजमेर शरीफ में जाकर टोपी लगाकर नमाज भी पढ़ आते हैं। तो उनको अभी तक ये नहीं पता है। तो जाति धर्म की राजनीति कौन करता है? केरल में ये चुनाव लड़ने गए, इन्होंने किसके साथ वहां पर गठबंधन किया, ये किसी से छिपा नहीं है। जाति धर्म की राजनीति कौन करता है? राम सेतु को इन लोगों ने हलफनामा देकर कहा था कि राम काल्पनिक हैं, और अभी 19 का जो चुनाव हुआ पवन जी, इन्हीं के पार्टी के नेता, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता कपिल सिब्बल जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अभी वहां पर मंदिर बनने का फैसला अभी मत दिया जाए, जिससे भाजपा को फायदा हो सकता है। अब बताइए, ये लोग जाति और धर्म की बात ये लोग करते हैं, आरोप लगाते हैं दूसरे तरफ। अब मैं आता हूं आपके दूसरे प्रश्न पर, जो धींगरा जी ने कहा आप बेच रहे हैं। विनिवेश की शुरुआत किसने की थी? आज की मैं बात नहीं करूंगा, 1990 से 91 के बीच में सरकार किसकी थी? नरसिम्हा राव जी जब 92 में प्रधानमंत्री हुए तो वित्त मंत्री उस समय थे अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। इन लोगों ने उस समय का देश और आज की देश की मैं बात कर रहा हूं, इन लोगों ने शुरुआत की उस चीज की, इन लोगों ने बेचना शुरू किया। इनके आप बताइए, मारुति कंपनी हिंदुस्तान की है, उसके शेयर किसने बेचे, किस सरकार में बेचा गया? सुजुकी ने 51% हो गया और ये 49% हो गया, किसने किया था? ये भी देखने की बात है, वो कांग्रेस ने कर दिया था। आज सीतारमण जी ने, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हम कुछ बेच नहीं रहे हैं, हमने सिर्फ उसको लीज पर दिया है, स्वामित्व तो सरकार का रहेगा। उसके बाद भी कांग्रेस भ्रम फैला रही है। सीतारमण जी ने एक जवाब भी दिया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन किसके नाम से है? जीजा जी के नाम से है। किसने बेचने का काम किया? कांग्रेस ने। तो ये पवन जी भ्रम फैलाने का काम करते हैं, और वो क्यों करते हैं? क्योंकि भारत में जब से हम लोग 14 में भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, तब से हम लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। इन लोगों ने जनता को जिस तरीके से गुमराह करने का काम किया था, जो जनता को भ्रमित करने का काम किया था, उसको सब दूर करके इस समय हम लोग रिपेयरिंग के मोड में चल रहे हैं। और बहुत सी चीजों की रिपेयरिंग की गई है जिसमें कांग्रेस को अभी भी तथ्य नहीं मिल रहे हैं। इनकी गलतियों को हमने काम करके सुधारा है। तो आज कांग्रेस उसी में बौखलाहट में, और सारे प्रदेशों से इनकी सरकार हटती चली गई। एक और उदाहरण मैं दे दूं आपको। ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में हो? छत्तीसगढ़ में आपकी 15 साल पुरानी बादशाहत को कांग्रेस ने खत्म कर दिया, राजस्थान में भी आपको पटकनी दे दी, मध्य प्रदेश में भी आपका जो है उनसे सत्ता छीन ली थी, वो तो आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में मिला लिया।
तब आपने वहां पर जो है सत्ता परिवर्तन कर लिया। कुछ आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है आप? पवन जी, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ, हम लोग कहाँ थे? हम लोग कहीं नहीं थे। 80 में तो हमारी पार्टी बनी थी। ये लोग तो 56 सालों का शासन किया इन लोगों ने। इनकी गलतियां दूर करने के लिए जनता ने हमको विकल्प चुना और हम वो मजबूत विकल्प बनकर आज खड़े हुए हैं इनके सामने। और ये पूरा देखिए, देश का कोई हम लोगों ने रजिस्ट्री बैनामा नहीं कराया। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर जनता हमको नहीं अच्छा समझेगी तो हटा देगी। छत्तीसगढ़ में हमको नहीं समझा, हमको हटा दिया। राजस्थान में हमको नहीं समझा, हमको हटा दिया। तो उसका हमको वो नहीं है। लेकिन इनका 56 साल का जो जनता को भ्रमित करने का काम था, वो हम लोगों ने दूर किया। अब दूसरी चीज मैं एक छोटे से तथ्य दे दूं। देखिए, इन लोगों का काम का पंजाब में और राजस्थान में सरकार किनकी है? इनकी है। फिर भी वहां एक नहर का विवाद है और वो नहर का विवाद ये लोग सुलझा नहीं पा रहे हैं एक सरकारों का। राजस्थान को पानी नहीं मिल पा रहा है और वो पानी बर्बाद हो रहा है। तो ये है कांग्रेस की गलतियां। दिल्ली, नई दिल्ली स्टेशन खरीद लिया जीजा जी ने, कभी नहीं बताया। देश के सबसे बड़े किसान है वो, किसी ने नहीं बताया। और आज हमारे ढींगरा साहब कह रहे हैं कि देश बेच रही है भाजपा। चलिए ठीक ये है इनकी भ्रम की स्थिति, ये लोग पैदा करते हैं। जी ठीक है, जवाब लेते हैं। केवल ढींगरा जी वो बात कर रहे थे जो एलपीजी मॉडल नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, और वहीं से शुरुआत हुई थी प्राइवेटाइजेशन की, निजीकरण की। या आपका ही मतलब लगाया हुआ पौधा था जो आज फल दे रहा है? केवल ढींगरा जी नहीं, देखिए बात ये है, कांग्रेस के अंदर नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट हो या कुछ भी हो, जो किसी और भी की भी हो, जो एसेट हमने जो बेचने की बात करी इन्होंने, वो वाली बेचने की वो एसेट थे जिसके अंदर नुकसान हो रहा था। जो प्रॉफिटेबल एसेट है वो कभी नहीं बेचे कांग्रेस। ये जो झूठ का काम है ये बीजेपी का है। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, हमारा जो 60 साल का राज रहा उसमें हमने एसेट बनाए हैं। इन्होंने 7 साल में कौन सा एसेट बनाया है वो बता दे। थोड़ा सा एक एसेट का नाम ले ले तो मुझे लगेगा कि शायद इन्होंने कुछ करा है, तो वो समझ भी आ जाएगा। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये सभी धर्मों को इन्होंने सभी धर्मों को बांटा है। और राहुल गांधी जी ने सभी धर्मों को साथ लेके चले, तभी वो मुस्लिम की भी बात करते हैं, तभी वो वैष्णो देवी भी जाते हैं, तभी वो मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, तभी वो केरला भी जाते हैं, वहां से इलेक्शन भी लड़ते हैं और अमेठी में भी लड़ते हैं। आपको दूसरा बात बता दूं, जहां तक ये लोग अभी कह रहे थे कि हम जो है बेच नहीं रहे, हम लीज पे दे रहे, तो इनको किसने हक दिया कि आप 60 साल की लीज दे दो किसी को, 100 साल का किसी को पट्टा दे दो? जब हमने वो 60 साल के अंदर चीज बनाई है, ये 60 साल में उसको उसी चीज को लीज पे देने का हक रखता ही नहीं। क्योंकि इन्होंने 60 साल के अंदर इन्होंने 60 साल के अंदर 300 से प्लस सीटें दी हैं, हमको जनादेश दिया है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। केवल ढींगरा जी, लेकिन बात यह कि आपकी पार्टी की सीटें कहाँ हैं? यूपी की अगर बात की जा रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा जी को उसका प्रभारी बनाया गया है, वहां पर आपकी केवल 7 सीटें, और उसमें से भी आपकी रायबरेली की जो विधायक है अदिति सिंह, वो बगावती थे, पर पता भी नहीं कि अगले चुनाव में आपकी पार्टी से लड़ेंगी या बीजेपी के खेमे में होंगी। तो जब इस समय इतना बड़ा संकट है, आपने उस समय 2017 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, और जब उसके बाद चुनाव परिणाम आए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम तो कांग्रेस की वजह से हार गए। मतलब आप तो डूबे और उनको भी ले डूबे। नहीं, देखिए ये बात नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, चुनाव कोई जीतता है कोई हारता है, इसका कोई मीन नहीं है। उस समय मोदी जी ने अच्छे दिन पूरे देश को दिखाए थे और लोग अच्छे दिन की चाह रख रहे थे कि ये कौन से अच्छे दिन लाएंगे, कितने एसेट पूरे 7 साल के अंदर 10 साल के अंदर बनाएंगे। अब लोगों को समझ में आ रहा है, एक भी एसेट नहीं बनाया, जो लोग एसेट बने हुए ना उनको बेचने लगे। और दूसरे सीखे, कांग्रेस अकेले चुनाव इसलिए लड़ेगी कि कांग्रेस अपनी जो मौजूदता जो यूपी के अंदर खत्म हो रही थी कांग्रेस की, वो उसको दोबारा वापस लाना चाहती है। और प्रियंका गांधी जी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाई गई है। पूरे 403 सीटों के अंदर हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, हमारे कांग्रेस के सारे पार्टी के लोग, हमारे अध्यक्ष के अंडर पे अजय कुमार जी, जो पूरे यूपी के अंदर सभी जगह से हम चुनाव लड़ेंगे। और आपको ये बताना चाहूंगा कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे लोगों को ये समझाने के लिए कि एक ही पार्टी है देश के अंदर,
जो सभी वर्गों को साथ लेके चलती है, सभी धर्मों को साथ लेके चलती है और सभी विकास का दावा रखती है। ये लोग देश को बेचते हैं, धर्मों में आपस में लोगों को, हिंदुओं को भी बांटने वाले पार्टी है और हिंदुओं को भी आपस में लड़वाने वाली पार्टी है। नाम हिंदुओं की करते हैं लेकिन उनको भी आपस में लड़वा के वोट लेते हैं। ये है बीजेपी। हम लोगों को समझाने का काम करेंगे, आगे बाकी आगे लोगों का काम है। एक और बात इन्होंने कही थी जीजा जी वाली, मैं आपको ये ऐलानिया कहता हूं कि जो हमारे पार्टी के या हमारे कोई भी किसी का रिलेटिव कोई भी काम करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई भी काम करता है, इनको कोई हक नहीं बनता उनके बारे में बोलने का। दूसरी बात है, इनके हाथ में पूरी सत्ता रही 7 साल से, अगर इनको कुछ दिखता था तो जीजा जी के खिलाफ कार्रवाई कर लेते। कार्रवाई तो कोई कर नहीं पाए क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम किया नहीं है। तो ये सारा जो झूठ का पुलंदा है बीजेपी, ये भारतीय झूठ पार्टी से मशहूर पार्टी है और लोगों में झूठ फैलाने के लिए आतुर रहती है हर टाइम। ठीक है, केवल ढींगरा जी आप कह रहे थे कि हम जनता के बीच जाएंगे, उसको समझाएंगे। सर, जनता से पहले तो आपको अपने नेताओं को समझाना है। यूपी में आपके इतने बड़े कद्दावर नेता जितिन प्रसाद कांग्रेस के, आपकी सरकार में 2 बार मंत्री रहे, उनके पिताजी आपके पिता इंदिरा गांधी जी के सलाहकार रहे थे। इतना बड़ा आपका खट्टर, मतलब एकदम कट्टर कांग्रेसी, खांटी कांग्रेसी कहे जाते थे, वो तो बीजेपी में चले गए। वो कह रहे थे कि सुनी नहीं जा रही हमारी पार्टी फोरम में। नहीं, ऐसा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप जतिन प्रसाद जी की बात कर रहे हैं, मैं उनका उत्तर देता हूँ। 2004 में पहले एमपी बने पहली बार, और पहली बार में ही उनको, फिर उसके बाद दूसरी बार दोबारा से उनको टिकट दी गई 2009 के अंदर, और 2009 से लेकर 14 तक दोबारा एमपी रहे। हमने उनको 4 मंत्रालय दिए। वही सर कह रहा हूँ कि आपने उनको इतनी बार मंत्रालय दिए और उसके बावजूद उनके पिताजी भी आपके इंदिरा गांधी जी के सलाहकार रहे। इतना बड़ा आपकी पार्टी का समर्पित नेता अगर आपकी पार्टी से छिटक कर दूर जा रहा है, ये कहते हुए कि आप पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही, तो जनता के साथ साथ तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आप अपने नेताओं को बांध के रखें। 403 सीटों पर तो तभी सर चुनाव लड़ पाएंगे जब आपके पास 403 नेता बचेंगे। ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उनको 4 मंत्रालय दिए, तो मैं तो उनको कहता हूं कि ये आप बीजेपी में गए हैं जतिन प्रसाद जी, वो अब ये या तो उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाए बीजेपी, या फिर उनको सेंट्रल मिनिस्ट्री दे। दोनों में से कुछ तो देना चाहिए, क्योंकि अब ये तो क्लैरिटी से है कि उनको हमने सेंटर का मंत्री बनाया और 4 प्रभार दिए। आज ये जरूरत है कि वो इस समय इनको या तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाना चाहिए या फिर उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाना चाहिए। क्या ये करेंगे? हमने तो उनको 4 प्रभार दिए, 4 मंत्रालय दिए। सर, ये तो इनकी पार्टी का मामला है, इनसे पूछेंगे कि ये उनको क्या ऑफर करेंगे, लेकिन सवाल आप पर इसलिए उठते हैं क्योंकि आपकी पार्टी के नेता टूट कर जा रहे हैं। तो उनको अभी इनको करना चाहिए, हमको नहीं। हम लोग, पार्टी बहुत बड़ी है, हम लोग अपना काम करते रहेंगे और हमारे पास बहुत नेता है, नेताओं की हमारे पास कमी नहीं है और हमारे पास टिकट भी देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 403 टिकट बटेगी और 403 लोगों को हम अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़वाएंगे। अश्विनी शाही जी, कहा जाता है कि वो ब्राह्मणों को लेकर बहुत ज्यादा आवाज अपनी उठा रहे थे। ब्राह्मण चेतना परिषद उनका एक संगठन था, उसके माध्यम से भी उठा रहे थे और ब्राह्मण विरोध के आपकी पार्टी पर सिर्फ कांग्रेस नहीं, सभी पार्टियां आपके ऊपर आरोप लगाती हैं। क्या आपने सिर्फ वही आवाज उनकी दबाने के लिए उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया? अभी हमारे धीरा साहब बोल रहे थे कि उनको हमने इतने मंत्रालय दिए, हमने उनको एमपी बनाया, हमने तो उनको कूड़ेदान से निकाला था। इनकी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उस पर लिखा था कि ये कूड़ेदान के लोग थे, कूड़ेदान से दिए गए। ये ऑफिशियल ट्विटर की बात, हम तो कूड़ेदान से निकाल कर ले आए। अब उनको हम जाल पोछ कर अपने यहाँ उनको हम चाहे मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, जो बनाए, वो तो हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन हम तो कूड़ेदान से निकाल कर लाए थे, जो कांग्रेस के कूड़ेदान में पड़े थे। ये कांग्रेसियों का कहना है, हमने उनको बहुमूल्य समझा तो हम ले आए अपने यहाँ। अब आती है जातियों की बात की, क्या आपने जो कहा, आपने ये कहा कि हमने जो है उनको, पवन जी आपका सवाल है, मतलब उनके जितिन जी के लिए, कि आप लेकर आए ब्राह्मणों में। ब्राह्मण हमारे यहाँ देखिए लगभग 44 ब्राह्मण हमारे यहाँ जीत कर आए हैं, हमने 9 मंत्री बनाया है उनको, और हमारे पास ब्राह्मण नेताओं की कमी नहीं है। हमारे पास एक से एक
हमारे दल में माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा ब्राह्मण, हमारे उत्तर प्रदेश में कलराज मिश्रा जी, ब्रजेश पाठक जी, हमारे महेंद्र पांडे जी, ये दिनेश शर्मा जी, ये लोग कम हैं। तो हमारे ब्राह्मणों की कमी नहीं है कि हमारे यहाँ, हाँ, कूड़ेदान में वो पड़े थे, हमने उनको उठाया। या ब्राह्मणों का ये सम्मान है उनके यहाँ। और यहाँ पर वो कहानी चरितार्थ होती है जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सचिव ने कहा कि अजय कुमार लल्लू सवर्ण विरोधी है और मुकदमा दर्ज कराया उन्होंने लल्लू जी के खिलाफ। ये इनके लोग की बात है, हमारी बात नहीं है। दूसरी बात, जो जीजा जी की बात पर हमारे धिंगरा साहब थोड़े नाराज हो गए, तो मैं अभी कहना चाहता हूं कि दिल्ली का रेलवे स्टेशन, ये तो राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीतारमण जी ने बताया था कि दिल्ली का रेलवे स्टेशन उनके पास है, तो उनसे क्यों नहीं मतलब है देश से भाई? धिंगरा साहब आप भी सोचिए, अगर जीजा जी पर केवल धिंगरा ही नहीं हुए, आपके जो बीजेपी के आपके राज्यसभा सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी हैं। उन्होंने अभी पत्र लिखा था, 2-3 दिन पहले की बात है। वो कह रहे थे कि जिस तरीके से गांधी परिवार के ऊपर मुकदमों में देरी हो रही है, इससे एक अलग ही एक निगेटिव छवि बन रही है पार्टी की, कि पार्टी सिर्फ मुकदमे करा देती है, सजा में जो देरी हो रही है उसकी वजह से छवि खराब हो रही है। अब ये न्यायालय का विषय है। अब वो ये लोग तो जमानत पर घूमने वाले हैं। राहुल गांधी जी जमानत पर है बाहर, नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर हैं। तो ये तो न्यायालय का मामला है। न्यायालय उनके खिलाफ कब सुनवाई करेगी, कब उनकी फाइल खोलेगी, ये सरकार का मुद्दा थोड़ा ही है। सुब्रमण्यम स्वामी जी एक अच्छे बड़े वकील हैं, उनकी बातों को मुझे काटना नहीं है, न मैं उनकी बातों को मैं ओवरलुक कर सकता हूं। उन्होंने कुछ तथ्य देखकर बोला होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर भरोसा रखिए। अगर जमानत पर है तो वो जेल भी जाएंगे, ये सत्य है। अगर वो दोषी पाए गए तो जेल भी जाएंगे। और दूसरी बात पर मैं आता हूँ, बहुत समृद्ध बना दिया 56 सालों में इन्होंने, और बहुत कुछ कर दिया। एक वाकया याद दिलाता हूं पवन जी, शायद आपको भी याद होगा। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उस समय, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। चंद्रशेखर जी को उन्होंने प्रधानमंत्री अपने समर्थन से बना दिया। उस समय सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ रुपए के लिए 40-45 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था देश को। इस तरीके से रिजर्व बैंक से वो दिल्ली एयरपोर्ट गया, वहां से इंग्लैंड गया, वहां से 40 करोड़ रुपया विश्व बैंक से कर्जा मिला था। ये था वो देश, अपना भारत देश जो कांग्रेस ने बनाया था। और एक आज है जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज 500 अरब डॉलर का विदेशी भंडार हमारे यहाँ है। आज ये है वो देश माननीय ढींगरा जी, वो देश था जब सोना आप लोग गिरवी रखते थे। क्या बात करेगी कांग्रेस? 7 सालों में हमने जो कर दिखाया, सामने आप लोगों ने 56 सालों में वो नहीं किया। हम लोगों ने घुस के मारा। आप लोग कहते रहे कि चिड़िया मारने गए थे ये लोग पाकिस्तान में। पठानकोट हुआ, उसका सबूत मांगा, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा। आपने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहा, सड़क का गुंडा कहा, ये कांग्रेसी लोगों ने कहा। थोड़ा सा भी अगर देश हित में काम होता, 370 अगर आपने लगाया, बहुत देश हित का काम करते हैं, वो देश हित का काम 370 लगाया गया। आप लोग कहते रहे कि 370 हट नहीं सकता। आपके विपक्ष के नेता जो अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा ये यूएन का मुद्दा है, यूएन में चल रहा है, आपने कैसे हटा दिया इसको? आप कैसे हटा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में लेकर आई थी, और चाय के ऊपर जो मलाई होती है, दूध के ऊपर, ऐसे उठाकर बाहर रख दिया गया 370 को। कहीं पूरे देश में क्यों नहीं हुआ? ये है हमारा अदम्य साहस और ठोस निर्णय लेने की नीति। तो 370 हटा दिया। आप लोग कहते रह गए कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे सरकार चलती है, और अच्छे दिन इसी को कहते हैं कि हमारा आज एक प्रदेश आज जो है अपनी क्या कहते हैं, विकास की बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा है। आप लोगों ने उसको गुलामी और अराजकता में और आतंकवाद में झोंक रखा था। जी पवन। ठीक है, केवल ढींगरा जी वो तो कह रहे हैं कि अच्छे दिन इन्हीं को कहते हैं। देश के ऊपर लोन ले लिया, इसी को अच्छे दिन कहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे थे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, वो वहीं बैठे हैं जहां कांग्रेस राज छोड़ के गई थी 2.5 ट्रिलियन पे, 2.70 पे, वहीं पे आज भी बैठे हैं। और ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा राज कर दिया। $2.5 बिलियन पे जो सिर्फ अभी अभी लोन लिया गया, वो तो देश को एक तरह से गिरवी रख दिया। हर आदमी के ऊपर भार पड़ गया उसका। ये कहते हैं बहुत अच्छे दिन आए। अभी ये मुझे समझना पड़ेगा,
जो 50% फैक्ट्रियां पूरे देश के अंदर बंद हो गई, ये बहुत अच्छे दिन आए पूरे देश के। ये जो इस समय जो हालात है देश के अंदर, किसी के पास खाने को रोटी नहीं है, बड़े अच्छे दिन लाए। मजदूर जो है वो सड़कों के ऊपर अपनी जान गंवा गए, और कोरोना काल के अंदर उनको बस प्रोवाइड करने से ये सरकार चूकी नहीं, इन्होंने बस भी प्रोवाइड नहीं करी उनको, और वो लोग सड़कों पे चलते चलते, कोई पैदल घिसकते, कोई साइकिलों पे घिसकते 500-500 किलोमीटर चलते हुए मर गए। और ट्रेनें चलाई तो जानबूझ के उनके रूट अलग अलग कर दिए कि वो घर ही ना पहुंच पाए अपने। ऐसे अच्छे दिन तो लोगों के इन्होंने लाए थे, और ये कहते हैं हमने बड़ी अच्छी इकोनॉमी बनाई। अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि 7 साल में देश के अंदर इतनी अच्छी इकोनॉमी बनाई। पहले इन्होंने कहा कि जो कोरोना काल के अंदर जो मेडिसिन लगेगी वो 1100-1500 रुपए में इंजेक्शन लगेगा। जब हमने बहुत बड़ा जोर से मुद्दा उठाया तब जाके कहीं ये जागे। आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे देके मेडिसिन लग रही है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी महामारियां आई सब फ्री में मेडिसिन लगी, और हमारे देश के अंदर भी जब से देश आजाद हुआ, जब भी कोई महामारी आई फ्री मेडिसिन लगी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस मोदी और जो सरकार ने पैसे लेके मेडिसिन लगाने की बात रखी। आप ये देखिए कितने अच्छे दिन देश के लाए। आज जो है 24 करोड़ के करीब लोग जो है 91 रुपीज पर डे कमाई है उनकी। आप ये लगाओ एक फैमिली को अगर 2700 रुपए आता है पर डे के अंदर, और वो 24 करोड़ लोग हैं हमारे देश के अंदर, तो वो इनके राज में, इनकी सरकार के अंदर में आए हैं। जबकि हमारा देश इससे पहले 350 रुपए दिहाड़ी से ऊपर ले रहा था। कितने अच्छे दिन लाए इन्होंने। अच्छे दिन जो लाए थे वो बुरे दिनों में लोगों के तब्दील हो चुके हैं। इनको ये दिख नहीं रहे, लेकिन लोगों को दिख रहे। लेकिन केवल धिंगरा जी, जो यूपी में चुनाव होने वाला है वहां पर तो यूपी के मुद्दे ज्यादा हावी होंगे। वहां पर ये तमाम राष्ट्रीय मुद्दे, ठीक है भावनात्मक मुद्दे हैं, उनका असर होता है, लेकिन क्या आपके पास इनकी विफलताएं ही हैं या आपके पास अपना भी कोई रोड मैप है? देखिए क्राइम में हरियाणा जो यूपी है वो नंबर 1 पे है। आप ये देखिए जो विकास में नंबर 1 चीज होनी चाहिए वो क्राइम में नंबर 1 हो रही है। जो लोगों की 91 रुपए वाली जो अमाउंट है वो यूपी के अंदर ही है सबसे ज्यादा। जो मैंने बात रखी वो देश का रेटिंग है, लेकिन 24 करोड़ में से ज्यादा से 50% से भी ज्यादा संख्या जो है वो यूपी की है, जो 91 रुपए से नीचे में। किसान को यूपी के अंदर मार दिया गया, किसानों को गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा। वहां पे किसान जो है बहुत त्रस्त है, वो सारे दिल्ली को घेर के बैठा चारों तरफ से। लेकिन ये सरकार टस से मस नहीं हो रही। ये बिजनेसमैनों की सरकार है, ये हम दो हमारे दो की सरकार है। ये सभी किसानों को मार रही है, ये बिजनेसमैनों को मार रही है, ये क्राइम को बढ़ा रही है, ये जो आम गरीब आदमी है उसको और गरीब करने का काम कर रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो यूपी के अंदर भी है। ठीक है अश्विनी शाही जी, कोई भी जिक्र हो आपकी पार्टी का या आपकी सरकारों का, किसान आंदोलन ये पीछा नहीं छोड़ रहा आपका, और यूपी में भी बड़ी संख्या में किसान है। जिस तरीके से ये मुद्दा धीरे धीरे भावनात्मक 1 साल होने जा रहा है, वहां पर भी महापंचायत भी हुई, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे, और आपकी पार्टी के ही सांसद वरुण गांधी ने कहा कि ये तो हमारे अपने खून है, इनसे हमें जाकर बात करनी चाहिए। ये मुद्दा भी यूपी के चुनाव में मुख्य रहने वाला है। पवन जी, अच्छी बात है। अगर वरुण जी ने कहा किसानों को, तो कोई गलत नहीं कहा। किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनको हमारे खून है, 23 करोड़ जनता में होता है। हम तो उनको नहीं मान रहे हैं जो तथाकथित किसान है। तो तथाकथित किसान नेता है, तो किसान को कई मैं उसको बहुत मानना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं उससे जरूर चाहूंगा, क्योंकि धिंगरा साहब भी सुन ले इसको और जनता भी सुने आपके माध्यम से, कि किसान नेता जो तथाकथित है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ओतप्रोत हैं। अभी मुजफ्फरनगर में एक पंचायत किया उन्होंने, पूरा कांग्रेस सपा, कांग्रेस के तो खैर एक जो दिशाचार्य है राहुल गांधी जी, उन्होंने तो एक ट्वीट भी कर दिया पता नहीं कौन सी पुरानी तस्वीर लगाकर। 17 बीघे का वो जीआईसी ग्राउंड है, और एक आदमी, साइंस कहता है एक आदमी लगभग जो है 4 स्क्वायर फीट जगह लेता है, 4 से ज्यादा ही लेता है बैठने के लिए। अब 17 बीघे के उसमें जोड़ लीजिए कि कितना बड़ा वो ग्राउंड है और कितने लाख लोग आए थे।
चलिए हम मानते हैं जो भी लोग आए थे अच्छे आए थे, वो लाए गए थे, जो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर थी वहां पर नारे लगे अल्लाह अकबर, ये क्या था? ये राजनीति से प्रेरित था। उनकी एक नेत्री पूनम पंडित के साथ उनके लोगों ने छेड़खानी की। मेरे पास उसका वीडियो है, उनका बयान है कि मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया था। अब आते हैं दूसरे तरफ, भारत सरकार ने इनको बुलाया, सब काम किया, बात किया, सब कुछ किया, सब मानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये लोग अड़े हुए हैं कि 3 काला कानून, ये किसान का मुद्दा है। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि बिल वापस नहीं होगा, आपको मानना हो न तो आइए, नहीं मानना हो तो आप बैठे रहिए। इन लोगों ने क्या किया? भाजपा को हराने के लिए बंगाल चले गए। ईश्वर हमारे साथ था, 3 से हम 77 हो गए। ये गए थे राकेश टिकैत जी और अपने टीम को लेकर गए थे भाजपा हराओ। लेकिन आप तो वहां पर सरकार बनाने वाले थे, ये क्यों ना माना जाए कि राकेश टिकैत जी ने जाके वहां पर आपकी सरकार नहीं बनने दी? पवन जी, तो क्या हम कहें कि हम जो है यहाँ पर जीरो हो जाएंगे कांग्रेस की तरह? जब 7 सीट है वो भी जीरो हो जाएगी। कोई आदमी आज कांग्रेस के साथ मंच साझा करने के लिए तैयार नहीं है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में मुद्दे हम गिनवाते हैं आपको। हमारे जो किसानों का था उसमें मुझे अब कहना चाहिए था, मैं भटक गया था थोड़ा सा, लेकिन अब मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ। हमारे किसानों ने खेतों में काम किया है, अनाज उगाया है और एमएसपी पर 57 लाख मीट्रिक टन उत्तर प्रदेश सरकार को बेचा है। 55 लाख का हमारा लक्ष्य था, 57 लाख हम खरीद हुई। तो किसान हमारे खेतों में थे या राकेश टिकैत के पास थे? ये आप और आम जन, आपके जो लोग देख रहे हैं, लाखों लोग, आपके जो दर्शक हैं, वो तय करेंगे। दूसरा आते हैं अपराधीकरण की बात। उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का काम माननीय कर्मयोगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और ये लोग कहते हैं, ये लोग क्या बात करेंगे? ये राजस्थान को अपने संभाले, वहां दिन दहाड़े क्या चीजें होती हैं, औरतों के साथ क्या बलात्कार होता है, किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन अश्विनी साही जी, आप अगर वहां पर औरतों के साथ अत्याचार की बात कर रहे हैं, यूपी से ही लखीमपुर खीरी के जो सांसद हैं अजय मिश्रा जी, जो अब वहां पर उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया गया है, उन्होंने अभी इसी मानसून सत्र में आंकड़े दिए कि यूपी में 3रे नंबर पर जो है वो रेप हो रहे हैं। आपके ही मंत्री का आंकड़ा है ये। पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे ये आपका यूपी। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर राजस्थान। ये आपको बोलने का हक है, लेकिन कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए ये चीज बताते हुए कि उत्तर प्रदेश में ये है। जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हैं। पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान है। हम 3रे नंबर पे तो हैं, हम कम कर रहे हैं। पिछली सरकारों में बहुत नाटक हो चुका था, हम कम कर ले आए हैं। आज भी रोज अपराधी मारे जा रहे हैं, अपराधी जेलों में डाले जा रहे हैं। आज भी लगभग 44,000 से ऊपर लोगों को हमने गैंगस्टर में बंद किया है। इतने दिनों में लगभग 200 अपराधी मारे गए हैं, जेलों में बंद हैं। आज कहाँ है अपराध हमारे यहाँ? चाहे महिलाओं के लिए मिशन शक्ति के साथ जो हम लोगों ने पूरे प्रदेश में एक अलग हेल्प डेस्क बना दिया, तहसील में और थाने में, वो है। शिक्षा पर हमने काम किया, 1,25,000 स्कूलों को हमने सशक्तिकरण का वो किया और उसमें हम शिक्षा का आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। स्वास्थ्य में उत्तर प्रदेश में जो हमने काम किया, जो हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स देने का काम योगी सरकार ने किया है। 2 हवाई अड्डे हुआ करते थे, आज 7 काम कर रहे हैं और 17 पर काम चल रहा है, वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। हमने जो सड़कें बनाई, 5 हम जो है नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे लेकर आ रहे हैं, जिसमें 2 या 3 का भी उद्घाटन हो जाएगा और 2-3 हमारे काम चालू हो जाएंगे। उसमें हम लोग सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो कि उपेक्षित हुआ करता था, धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा उद्योग हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं। 56,000 करोड़ हमने विदेशी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में लगाया। हम मिसाइल उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। मोबाइल बनाने में हम 1 नंबर पर हो चुके हैं। पवन जी, ये हमारे मुद्दे हैं, हम ये लेकर जाएंगे। आगरा, कानपुर में हम मेट्रो चालू कर रहे हैं, ये हमारे मुद्दे हैं। कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस जो अभी हमारे ढींगरा साहब कितना बचाव करेंगे, एक खत्म हुई पार्टी के बारे में वो क्या मुद्दे हैं, बढ़िया बोल रहे हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं। केवल ढींगरा जी, इन्होंने तो अपने तमाम मुद्दे गिना दिए। अब आप जब जाएंगे वहां पर, 7 से शुरुआत करेंगे आप, क्योंकि 7 ही सीटें हैं। 7 से लेके और आपको बहुमत तक जाना, 202 सीटों तक जाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी? केवल ढींगरा जी,
आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही, शायद आपकी ऑडियो में कोई दिक्कत है। मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूँगा कि केवल ढींगरा जी की आवाज़ दुरुस्त की जाए, शायद तकनीकी खामी के चलते उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। अश्विनी शाही जी, आपने ये तमाम मुद्दे गिनाए, लेकिन 2017 में जिस समय चुनाव हुआ था उस समय परिस्थितियां अलग थीं। आपके पास सिर्फ वादे ही वादे थे, आपको कोई आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, आपको बताना नहीं था। लेकिन अब 5 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, सत्ता विरोधी लहर भी होगी। इस सबको बचाए रखना कितनी बड़ी आप चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनौती तो एक परिवार भी चलाना बड़ा चुनौती होता है पवन जी, और 1 करोड़ जनता का परिवार हमारे लिए एक है। हम सबके लिए काम कर रहे हैं। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि सबके विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते रहें, और हमने अपनी चीजों को बताया है। जो पिछला वादा किया था उन वादों को पूरा भी किया। मैं किसानों की बात करता हूं, मैंने 1 लाख करोड़ के आसपास गन्ना भुगतान हम लोगों ने किया पिछले सरकारों का, और आज हम उस चीज पर अपनी अभी लेटेस्ट हमने 27,000 करोड़ का आंकड़ा जारी किया। हमने 27,000 करोड़ पेमेंट करने की बात की। जिन चीनी मिलों ने बदमाशी किया उनके खिलाफ आरसी भी जारी करने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने करवाया है। और किसानों को ये भी कहा है अपने घर पर मीटिंग बुलाकर पूरे प्रदेश के गन्ना किसानों को कि हम जल्दी ही गन्ना का मूल्य बढ़ाने वाले हैं। तो हम इस चीजों को लेकर जाएंगे। आज की बात है, मतलब एक ओडीओपी का जो मैंने अभी गिनाया, उसमें हम लोगों ने 50 लाख जो है एमएसएमई इकाइयां स्थापित कराई उत्तर प्रदेश में। ओडीओपी हमारा सबसे सुपर हिट फार्मूला है उत्तर प्रदेश में रोजगार का। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है इसमें। हम हर तरफ काम कर रहे हैं। स्किल मैपिंग करके जो प्रवासी हमारे मजदूर आए उनको हमने इसमें शामिल किया, और उनको अब आज उत्तर प्रदेश का मजदूर दूसरे प्रदेशों के का मोहताज नहीं है कि बाहर जाके काम करे। दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आना चाह रहे हैं काम करने के लिए। जी पवन जी, ठीक है, आते हैं आपके पास। केवल जी, आपका ऑडियो ठीक हो गया है। तमाम आरोपियों ने लगाए और अपने एजेंडा गिनाया। आपके मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि 7 सीटें हैं केवल आपके पास अभी, और 200 पूर्ण बहुमत की बात करेंगे तो 202 के आसपास जाना है आपको। बहुत लंबी दूरी है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, मुद्दा होगा सबसे बड़ा कि किसानों को उनका हक दिलवाएंगे, उनकी पेमेंट देंगे। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देश को विकास की तरफ आज तक अगर 60 सालों में लोग लेके आए तो वो सिर्फ कांग्रेस लेके आई। अगर ये लोग जो है सिर्फ अपनी हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़े तो बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, विकास के जितने एसेट अगर पूरे देश के अंदर और यूपी के अंदर लगे तो वो कांग्रेस लेके आई। इन्होंने एक एसेट नहीं गिनाया। कौन सा एसेट इन्होंने बनाया? हमने ट्रेन लाइन का विकास किया, हमने मंडियों के विकास किए थे, हमने कृषि के विकास किए थे, हमने इंडस्ट्री का विकास किया था। इन लोगों ने सारे विकास धूमिल कर दिए, और आज की डेट में 50% फैक्ट्रियां यूपी के अंदर बंद पड़ी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सभी को चलवाने का काम हम लोग करेंगे। जो लोग, आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ेंगे नहीं। चाहे ये प्रवक्ता महोदय जितनी मर्जी विकास की बातें कर ले, योगी जी का एक ही एजेंडा है, पूरे धर्मों की राजनीति करो। आज जो है इनके साथ ठाकुरों को छोड़ के और कोई कास्ट इनके साथ भी नहीं है, क्योंकि सभी को इन्होंने छिटक के परे फेंक दिया है। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये लोग धर्म की राजनीति में ही लोगों को बांट के राजनीति करते हैं और उसी से वोट लेने की बात करते हैं। इनका एजेंडा विकास का है ही नहीं। इनका विकास जो है वो अभी समझ में नहीं आ रहा कहां गया है। वो ना कभी खड़ा हो पाएगा ना कभी चल पाएगा, और कांग्रेस ने विकास किया है वही करेगी, और लोगों को अब समझ में आ रहा है, तभी इनके हाथ से सभी स्टेटें खींचती जा रही हैं। और आपको ये एलानिया बताना चाहता हूं कि आप 5 स्टेटों के चुनाव देखेंगे, उसके अंदर रिजल्ट में फिर दोबारा बहस करना, और ये आप देखना कि कितनी स्टेटें बीजेपी हार गई है। 5 स्टेट की आप बात कर रहे हैं। 5 स्टेट में तो आपके हर जगह सिर फुटबॉल मची हुई है। उत्तराखंड में आप देखें, प्रीतम सिंह जी और हरीश रावत के बीच खींचतान है, वहां पर तो आप अपना सीएम कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। पंजाब में सिद्धू जी अच्छी खासी चलती हुई सरकार को, कैप्टन अमरिंदर को डामाडोल करने पर लगे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो लोग वोटर नहीं है, वोटर जनता है। और जनता जो है, जनता सर कलह तो देखिए ना, पार्टी की छवि तो ढींगरा जी खराब ही होती है। सरकार को देश से ढींगरा जी, क्योंकि इन लोगों ने जो एपिसोड होते हैं आपस में जो खींचतान चलती है, ढींगरा जी आवाज जा रही है, आपस में जो खींचतान चलती है, इससे जनता के प्रति आपकी पार्टी की इमेज तो खराब होती है। अच्छी खासी पंजाब की चलती हुई सरकार में
क्या आपकी केंद्रीय नेतृत्व को पड़ी थी कि 2 पावर सेंटर बना दिए? देखिए ऐसा है, एक आदमी प्रेसिडेंट है, एक आदमी मुख्यमंत्री है, और चेहरा जो है पंजाब के अंदर अमरिंदर सिंह है, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव होगा। और आपको मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर आप रिजल्ट देख लीजिएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जहां आप उत्तरांचल की बात करते हैं वहां भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये तो मैं आपको, ये बात तो ढींगरा जी मैं आपकी मान रहा हूँ, सर्वमान्य नेता कैप्टन साहब बांके हैं, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ केंद्रीय नेतृत्व के पास जाकर वो मिले सिद्धू जी, और उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, उसके बाद वो कह रहे थे कि ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये सारी चीजें यूपी में भी दिख रहा है, जो अभी अश्विनी जी बता रहे थे। देखिए ऐसा है, कांग्रेस जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी, अपनी बात रखने का सबको अधिकार देती है, किसी का गला घोटती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गला घोटने का काम करती है अपने ही नेताओं का। मैं आपको तभी कह रहा था कि जतिन प्रसाद जी को अब ये प्रधानमंत्री का कैंडिडेट या आपने बनाए, ये नहीं बनाएंगे, ये उनको सेंटर का मिनिस्टर भी नहीं बनाएंगे। वो एमपी का टिकट दे दे, वो जीत के आ गए तो इनके पीछे पीछे घूमेंगे, कभी मंत्रालय भी नहीं मिलेगा उनको। सर आपकी पार्टी के कहता हूँ, वैसे तो केवल ढींगरा जी अब वो क्या बनाएंगे वो तो उनकी वो है, लेकिन मैं आपको पिछले जो अभी तक जो तस्वीर है उसमें बता दूं केवल ढींगरा जी, मुझे भी मालूम है कैसी होती है। आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा आपकी पार्टी के थे, उनको तो इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए एक चेहरे को किसी को मुख्यमंत्री बनाए, वहां पे एक मुद्दा अलग है, वहां पे आपकी पार्टी के कई नेता, रीता बहुगुणा जोशी आपकी पार्टी की थी, अलग अलग बात होती है। लेकिन मैं यूपी की अगर बात करें, रीता बहुगुणा जोशी बहुत बड़ी नेता आपकी पार्टी की थी, वो बीजेपी के खेमे में इनको मिनिस्टर बना रखा है उन्होंने। बात यह है कि आप अपनी पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व की वजह से, जो कि प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची हैं, अब आप बताइए जिस समय चुनाव चल रहा है, ऐसा चुनावी माहौल है, हर कोई अपनी पूरे प्राण से पण लगाए पड़ा है, ऐसे में 2-2 दिन के दौरान से कैसे आपका उद्धार हो जाएगा आपकी पार्टी का? देखिए वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, हमारे अध्यक्ष अजय कुमार है, वो लगातार यूपी के अंदर रहते हैं, और सारी यूपी के अंदर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी हैं, उनके नीचे सारे वर्कर्स हैं, सभी काम करते हैं। हमारी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है वो अपने टाइम पे अपने हिसाब से कौन सी स्टेट में, कौन सी शहर में, कौन से इलाके में जाना है, वो उनके दौरे तय होते हैं। और ये बात है, लोगों के बीच में सीधा मैसेज है कि कांग्रेस जो है वो सभी धर्मों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक धर्म के अंदर विश्वास रखती है और उसी धर्म के अंदर सभी को आपस में बांटती है। हिंदू धर्म के बीच में भी कई अलग अलग वो बना रखे गुट, उन गुटों में बांट के लोगों को जिस तरह से बीजेपी ने धकेला है, उस तरीके से लोग समझ गए हैं कि वो हिंदुओं के साथ भी नहीं है, वो हिंदुओं के भी अगेंस्ट है। बाकी लोगों के अगेंस्ट तो है ही है, हिंदुओं के ग्रुप बना के उनको भी मारने का काम इस पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ पार्टी के नाम से मशहूर है और झूठ बोलने में पूरा विश्वास रखती है। आमतौर पर केवल ढींगरा जी आपकी पार्टी का जो भी प्रदेश अध्यक्ष होता है उसी को सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है। यूपी में प्रियंका गांधी सीएम फेस होने वाली हैं या फिर अजय लल्लू? अभी सीएम का कैंडिडेट ना अजय कुमार है ना प्रियंका गांधी है। अभी तो हम चुनाव की तरफ है, चुनाव के बाद हमारी सीटें जैसे आती हैं उसके बाद चुनाव होगा और हमारे एमएलए और हाईकमान डिसाइड करेगा। ठीक है, अश्विनी शाही जी आपके ऊपर भी अगर बात की जाए अभी सीएम कैंडिडेट को लेकर, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी जो है वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे स्थिति जो है वो असमंजस वाली हो जाती है। वो कहते हैं कि हाँ हम चुनाव तो योगी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा। मतलब उसके बाद जब विधायक दल का नेता चुना जाता है उसमें क्या कोई घालमेल भी हो सकता है, कोई बदला जा सकता है? पवन जी, ये तो हमारे यहाँ हर जगह है, केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके लिए बैठता है और वही डिसाइड करता है, क्योंकि गलत नहीं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री घोषित करके बहुत कम राज्य करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लगभग सभी राज्यों का ऐसा है। 1-2 राज्यों का अपवाद हम छोड़ दें तो हमारे यहाँ सभी राज्यों में पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। लेकिन अश्विनी जी पार्टी के सब बड़े बड़े नेता अमित शाह जी तक, जेपी नड्डा जी भी, वो भी जब ये बिल्कुल मतलब ताल ठोक के कह रहे हैं कि योगी जी ही सीएम फेस रहेंगे, ऐसे में सिर्फ एक व्यक्ति का ऐसा कहना कि केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा, ये असमंजस पैदा कर रहा है।
दो महीने से तो ऐसा कोई बयान हमने नहीं देखा है। उधर कुछ बयान आए थे जिसको आप लोगों ने प्रमुखता से लिया था। वो एक्चुअली हुआ ये था कि संगठन के कार्यों के लिए कई बार दिल्ली आना जाना पड़ा। उसमें सभी दलों के और मीडिया के लोग कयास लगा रहे थे क्या हो रहा है, इनको हटाया जा रहा है, इनको ये किया जाएगा, ये है जो विपक्षियों ने तो भ्रम का एक जाल फैलाया हुआ था। तो उसमें उनको ये खुशी मिल गई कि योगी जी जो है दिल्ली बुलाए गए हैं और ये और रही कांग्रेस की बात, ये अपना घर नहीं देखते हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। हमारे ढींगरा साहब, मुस्लिमों की बात इनके प्रधानमंत्री जी करें, इनका संसाधन पर अधिकार है और धर्म की राजनीति हम करें। मुस्लिम लीग से समझौता जो है केरल में जाकर ये करके चुनाव लड़ते हैं और धर्म की बात हम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। तो ये सब बड़ी हास्यास्पद बातें हैं और कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है। और पवन जी, कांग्रेस इस समय तथ्य विहीन हो चुकी है। कांग्रेस की स्थिति अब देखिए, हाथी के साथ चुनाव लड़े, साइकिल के साथ चुनाव लड़े। अभी एक और अंदरूनी एक खबर बहुत तेजी से वायरल हुई है जो शायद ढींगरा जी को भी पता है कि नहीं पता है, होगा बोल नहीं रहे होंगे कि फिर से समाजवादी पार्टी के साथ ये समझौता करने जा रहे हैं। 100 सीटों पर चुनाव, वो फिर 100 सीट देंगे जिसमें 50 इनके पास कैंडिडेट नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा था कि 50 कैंडिडेट इनके लड़ेंगे और 50 जो है सपा के कैंडिडेट लड़ेंगे। ये सब सुनने में आया था मुझे कहीं। तो जब जिस पार्टी के पास 400 कैंडिडेट नहीं हो, कोई प्रदेश में कोई पार्टी मंच साझा नहीं कर रही हो, तो पार्टी की क्या स्थिति होगी। ढींगरा जी ने बहुत मजबूती से उसका जो है यहाँ पर बचाव किया है। इसको साधुवाद देता हूँ और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग देख रहे होंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे आज कि एक मृतप्राय पार्टी के बारे में इस तरीके से बयान देना और इतना बचाव करना बहुत ही काबिले तारीफ है ढींगरा जी। लेकिन अश्विनी साई जी, अजय लल्लू तो कह रहे हैं कि जो इस तरीके की बातें कर रही है, एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि पार्टी को कह दो कि कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है। अब कोई भी व्यक्ति हो, आप मान लीजिए मैं हूं, मैं ऑफिस में आऊं और मुझसे हर व्यक्ति हाथ मिलाए और बोल दे आपको तो बुखार है, आपको बुखार है, अगर 5-6 लोग अगर बोल देंगे तो फिर मैं मान लूंगा कि हाँ भाई बुखार हो सकता है। ऐसे ही आप कह रहे हैं कि हाँ भाई कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है, जनता के बीच आप मैसेज देना मतलब यही चाह रहे हैं। अब पवन जी देखिए, मैं पिछले चुनाव की बात कर लेता हूँ, चाहे 19 की बात कीजिए या 17 की बात कीजिए। 7 सीटों में इनको लगभग 5.5% वोट मिला था और हमको 40% से ऊपर वोट मिला था। हम 50% की बात करते हैं। तो कौन कमजोर है? मतलब बहुजन समाज पार्टी को भी इतना कम वोट नहीं मिला था, सपा तो ज्यादा पाई थी। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हमको कमजोर कहना नहीं है, ये तो आंकड़े कह रहे हैं कि कौन कमजोर है और कौन मजबूत है। उसको हाँ हो सकता है, देखिए लोकतंत्र है और मेहनत करने से जो है उसका प्रतिफल मिलता है। तो ये लोग अच्छे कार्यकर्ता हैं और ढींगरा जी मेहनत कर रहे हैं। लल्लू जी तो मतलब मैंने फिर कहा थे, वो सचिव की बात कर रहा हूँ, इन्हीं के सचिव ने कहा कि ये तो फोटो खिंचवाने की राजनीति करते हैं, फोटो खींच लो हमारा हो गया, एक मुकदमा लिखवा दो हमारा हो गया। तो उस टाइप के इनके अध्यक्ष हैं और वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं वो जाने। मेहनत करना कार्यकर्ताओं का काम है जो ढींगरा जी कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले 20-25 सालों में इनकी भी पार्टी का कुछ दिन आ जाए तो 5 से 15% या 10%, 12% हो जाए। फिलहाल कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इनके सामने। कांग्रेस मृतप्राय थी, है और आगे भी अभी रहेगी 20-25 सालों तक। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अश्विनी शाही और केवल ढींगरा जी, आप दोनों का एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही बरकरार है, अश्विनी शाही जी अभी एंड में भी ये कह रहे थे कि 20-25 सालों के बाद जाकर कोई स्थिति इनके लिए बन सकती है। जिस तरीके से कांग्रेस का यूपी में बोलबाला रहा है, बड़ी करीब 32 साल हो चुके हैं और पिछली बार भी यूपी बेहाल और 27 साल कह के नारे के बाद वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए थे। अब इस पर क्या कुछ घटनाक्रम रहने वाला है, इस पर रहेगी एनबी की नजर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।